चलो दोस्तों, आज हम लोग समूह सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो समूह राजनीति का विकास 1960 हुआ, 1950 के दशक में इसका विकास हुआ। 1950 से 1960 के दशक में इसका बेसिकली विकास हुआ था। इसके विकास में जहां एक तरफ व्यवसायियों, मजदूरों व किसानों के हित समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं दूसरी ओर जो न्यू सोशल मूवमेंट थे, फॉर एग्जाम्पल शांतिवादी आंदोलन हो गए, या जो हरित मूवमेंट है, नारीवादी आंदोलन है, नागरिक अधिकार आंदोलन है, ने जिन्हें न्यू पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, नई राजनीति भी कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो न्यू सोशल मूवमेंट क्या है? अच्छा, ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या थे? तो न्यू सोशल मूवमेंट और ओल्ड सोशल मूवमेंट में एक दो अंतर आप याद रखिएगा। जो न्यू सोशल मूवमेंट है, ये बेसिकली जो जैसे शांतिवादी आंदोलन हो गए या हरित आंदोलन हो गए, ये उस प्रकार की राजनीति की बात करते हैं। ये पोस्ट मटेरियलिस्ट है, इन द सेंस कि जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थे वो रोटी कपड़ा मकान की बात किया करते थे। उनके जो संघर्ष हुआ करते थे, या तो रोटी के लिए होता था, या तो कपड़ा के लिए, या तो मकान के लिए, इन द सेंस कि ये मार्क्सवादी प्रवृत्ति के थे, मार्क्सवादी इनका नेचर था, और ये बेसिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने के लिए ये होते थे। लेकिन अब जो हरित राजनीति है या शांतिवादी आंदोलन है, ये हमारी बेसिक नीड नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो पूरा हो चुका है। हमारी जो बेसिक नीड क्या है कि अब नदियों को भी बराबर सम्मान मिले, अब हम इस प्रकार से जो प्रकृति का अथाधुन शोषण कर रहे हैं वो भी रुक जाए, नागरिक अधिकार मिले हमें, और जो शांतिवादी आंदोलन है, पीसफुल मूवमेंट होते हैं, न्यू सोशल मूवमेंट के उदाहरण है। तो इस अंतर को आप याद रखिएगा कभी भी। तो अब इसका विकास देखते हैं, ऐतिहासिक विकास। तो बहुलवादी विचारक समाज में समूहों व संस्थाओं की बहुलता अथवा अनेकता को स्वीकार करते हैं तथा एकात्मवादी राज्य के भीतर ही सबको समाहित मानते हैं। समूह सिद्धांत का ऐतिहासिक सूत्र बहुलवादियों व श्रेणी समाजवादियों जैसे फिगिस, मैटलैंड, जेएसडी कोल आज के चिंतन में पाया जाता है, किंतु उनका स्वरूप और विश्लेषण निगमनात्मक आधार पर किया गया। 20वीं शताब्दी के समूह अध्ययनों को रोलैंड यंग ने विश्लेषणात्मक बहुलवाद कहा, एनालिटिकल प्लूरलिज्म कहा है। वैज्ञानिक रीति से समूहों के अध्ययन का प्रारंभ आर्थर बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि बुक आई थी कब, 1908 में आई थी ये बुक, से माना जाता है। द्वितीय महायुद्ध तक बेंटले के अध्ययन को शीत समाधि में रखा गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उनके विचारों को ग्रहण किया। इसमें डेविड ट्रूमैन, अर्ल लैथम के समूह विश्लेषण प्रमुख माने जाते हैं। पेल्टेसन, मानीपेनी आदि ने इस क्रम को आगे बढ़ाया। एच एक्सटीन को प्रेशर ग्रुप में सभी नवीन अवधारणाओं को देखने को मिलता है। तो एच एक्सटीन की जो प्रेशर ग्रुप है में सभी नवीन अवधारणाओं को देखने को मिलता है। मैकेंजी ने लघु समूहों के अध्ययन प्रयासों को सामाजिक प्राणी शास्त्र यानी सोशल बायोलॉजी शीर्षक के अंतर्गत रखते हुए उन्हें व्यापकता प्रदान की। आधुनिक समूह विश्लेषकों में पीटर लवड़े, सिडनी वर्बा, जोसेफ ला पोलम्बरा, बिल्स एडवर्ड सिल्स, गोल कोलम्बस्की आज प्रमुख हैं। इनमें से सिडनी वर्बा और कोलम्बस्की के विश्लेषण अधिक पद्धति वैज्ञानिक और अनुभविक माने जाते हैं। समूह उपागम का विकास राजनीति विज्ञान की अपद्धति वैज्ञानिक अनुभवेतर व अव्यवहारिक स्थिति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके प्रतिपादकों ने राजनीतिक विश्लेषण में संस्थात्मक, रूपात्मक व स्थैतिकता की तीव्र आलोचना की है। तो समूह सिद्धांत का विकास, तो समूह सिद्धांत का उद्भव आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1918 में आई थी, में हुआ। फिर यह कुछ साल तक भूला रहा, यानी इसको भुला दिया गया था, ये भूला हो गया था। फिर 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में डेविड ट्रूमैन, अर्ल लैथम, रॉबर्ट डाहल और चार्ल्स लिंडब्लॉम ने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। समूह सिद्धांत को, ग्रुप थ्योरी को हित स्वरूपीकरण यानी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करने वाली संरचना के रूप में दबाव समूहों का वर्णन 1950 के दशक में उत्साह के साथ किया जाने लगा। व्यवहारवाद व व्यवस्थावाद ने समूह सिद्धांत को नवीन आयाम दिए। डेविड स्टन ने समूहों व दलों को द्वारपाल, गेट कीपर्स के रूप में वर्णित किया। डेविड स्टन ने समूहों और दलों को, यानी जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं और पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उनको द्वारपाल, गेट कीपर्स के रूप में वर्णित किया। शुरू में यह माना जाता था कि सभी समूह जो हितों का स्पष्टीकरण करते हैं, सरकार तक पहुंचने की क्षमता इनमें बराबर होती है तथा राजनीतिक शक्ति इसी प्रकार बिखरी हुई है। कोई भी समूह या हित इस प्रकार प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता।
पर बाद में नव बहुलवाद का विकास हुआ। इसके विपरीत बातें की गई। न्यू प्लूरलिज्म का विकास रॉबर्ट डहर, चार्ल्स लिंडब्लॉम व जेके गॉलब्रेथ आदि नव बहुलवादियों के अनुसार पूंजीवादी निगमों यानी कैपिटलिस्ट जो कॉर्पोरेशन है की शक्तियां और समूह से ज्यादा बढ़ गई हैं। वे धन बल के कारण सरकारी नीतियों को बाकी समूहों से ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो जो प्लूरलिस्ट थे शुरू में, उन्होंने क्या कहा कि जो सभी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनमें जो शक्ति का बंटवारा होता है वो बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा बढ़त ले ले, या जो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो कम बढ़त ले ले। सभी में शक्तियों का बंटवारा बराबर होता है और सभी इक्वल अमाउंट में प्रेशर एग्जर्ट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन बाद में रॉबर्ट डहल, चार्ल्स लिंडब्लॉम और जेके गॉलब्रेथ जैसे लोग आए और उन्होंने न्यू प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेशन है इनकी शक्तियां और समूह उससे ज्यादा बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है और धन बल है, ये बात भी है, और ये नीतियों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। प्रतिसंतुलनकारी शक्ति यानी काउंटर बेरिंग पावर, जो कि गैलब्रेथ का प्रसिद्ध विचार है, धीरे धीरे कमजोर होने लगा क्योंकि शक्ति का पलड़ा पूंजीपति समूहों की ओर झुकने लगा। मजदूरों, किसानों, उपभोक्ताओं के समूह इनकी शक्तियों पर रोक नहीं लगा सके। तभी सी राइट मिल ने अपनी कृति द पावर एलीट में कहा कि यूएस को नेता, सेना प्लस पूंजीपति चला रहे हैं। तो यूएसए में नेताओं के जो विभिन्न पार्टियों के नेता हैं, रिपब्लिक के या डेमोक्रेटिक के, प्लस जो सेना के उच्च अधिकारी हैं, प्लस जो पूंजीपति हैं, यही तीनों लोग चला रहे हैं। इसे राष्ट्रपति आइजनहावर ने सैन्य औद्योगिक संकुल यानी मिलिट्री इंडस्ट्रिया कॉम्प्लेक्स कहा या कोलिशन कहा। मार्क्सवादी विचारक राल्फ मिलीबैंड ने कहा कि व्यक्तिवादियों यानी पूंजीवादियों और मजदूरों के समूहों में असमान प्रतियोगिता, अनइक्वल कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि जो मजदूर हैं उनके पास उतना रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो जो पूंजीपति हैं उनके जो मिसकॉन्शियसनेस वो फैला रहे हैं, फॉल्स कॉन्शियसनेस फैला रहे हैं, उसको ये टैकल कर सकें। समूह सिद्धांत का महत्व। तो राजनीति विज्ञान में समूह सिद्धांत उन प्रारंभिक उपागमों से में है जिसने उसके अमूर्त दार्शनिक व रूपात्मक स्वरूप को मूर्त, अनुभविक और यथार्थपरक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्थर एफ बेंटले ने मृत आध्यात्मिक व संस्थात्मक राजनीति विज्ञान का समूहों के अनुभविक विश्लेषण के माध्यम से कायापलट करने का प्रयास किया। समूह विश्लेषण ही राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों, समूह, हित समूहों, व्यवस्थापिकाओं, नौकरशाहियों, संघों आदि के लिए अध्ययन आयाम प्रस्तुत करता है। अब समूह सिद्धांत संबंधी जो अवधारणाएं हैं उसकी विशेषता क्या है? तो समूह मानवीय गतिविधियों का पुंज है। समूह क्या है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उसका। फिर यह समूह अपेक्षाकृत बारंबारता पूर्ण यानी फ्रिक्वेंट अंतःक्रियाओं की प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। एक व्यक्ति एक साथ अनेक समूहों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, तो एक व्यक्ति बहुत सारे संगठनों का एक साथ मेंबर बन सकता है। इन समूहों में एक या अधिक दावों, क्लेम से संबंधित सहभागिता, मनोवृत्तियां, हित होती है। विभिन्न समूह समाज व्यवस्था के भीतर रहकर परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। इन अंतःक्रिया संबंधी प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। बेंटले ने बताया कि समाज समूहों के जिनसे वह बनता है संश्लिष्ट रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समाज निरंतर अंतःक्रिया करने वाले समूहों का पुंज माना जा सकता है। टूमैन के अनुसार समाज समूहों की केवल एक कलाकृति है। समाज व्यवस्था समूहों के मध्य संघर्ष यानी इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की प्रक्रिया से परिचालित होता है। उस संघर्ष में विभिन्न समूह स्वहितों को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समाज के संतुलन को सहारा देने वाला दूसरा अतिरिक्त कारक खेल के नियम, रूल्स ऑफ गेम, या बेंटले के शब्दों में हैबिट या स्वभावगत बैकग्राउंड है जो अंतर समूह संघर्ष की स्वीकार्यता के मानदंड स्थापित करते हैं। एक अन्य केंद्रीय अवधारणा पहुंच या प्रवेश, एक्सेस है। प्रत्येक समूह सरकार के निर्णय निर्माण केंद्र तक पहुंचना चाहता है। पहुंच की अवधारणा अनुभाविक है, उसका टूमैन द्वारा प्रयोग किया गया है। पहुंच एक तुलनात्मक अवधारणा है। टूमैन ने उसे समान हर यानी कॉमन डिनोमिनेटर कहा है। इसका अर्थ यह है कि कम से कम सभी समूह पहुंच की दृष्टि से समान है, यानी उन पर जो उनकी जो एक्सेस है वो समान है। हर समूह की जो एक्सेस है, आप किस प्रकार से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस पर पहुंच सकते हैं, समान है। उनकी पहुंच की मात्रा के अनुसार उनकी तुलना व अनुक्रमण रैंकिंग किया जा सकता है। उनको पहुंच की केंद्रीय अवधारणा के माध्यम से तुलना करने का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से उनके प्रभाव व प्रभावशीलता
ये तुलना होगी। अंततः समूह उपागम का यही लक्ष्य होता है। समूह सिद्धांत की विशेषताएं, तो इस सिद्धांत के अनुसार राजनीति के मुख्य अभिकर्ता व्यक्ति, वर्ग या अभिजन नहीं बल्कि समूह होते हैं। राजनीति समूहों के आपसी संघर्ष का ही नाम है। तो राजनीति क्या है? समूहों के आपसी संघर्ष का ही नाम है। तो यहाँ पर जो विभिन्न समूह हैं, जो फार्मर्स एसोसिएशन है या जो कैपिटलिस्ट में जो जैसे फिक्की का ग्रुप हो गया, इनके बीच जो संघर्ष होता है वही क्या है? वही राजनीति। जहाँ शास्त्रीय उदारवाद व्यक्ति को और साम्यवाद क्लास को राजनीति के अध्ययन की मूल इकाई मानता है, वहीं समूह सिद्धांत समूह को केंद्रीय स्थान देते हैं। यह सिद्धांत मूलतः अभिजन सिद्धांत के खिलाफ है, यानी जो एलीट थ्योरी है उसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि एलीट थ्योरी में क्या कहा जाता है? केवल कुछ ही व्यक्ति शासन सत्ता में अधिकार जमाते हैं, जबकि जो ग्रुप थ्योरी है ये क्या कहेगा कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो आपस में सरकार या सत्ता पर काबिज रहते हैं। तो ये इसके खिलाफ तो रहेगा ही। समूह सिद्धांत की बौद्धिक जड़ें बहुलवाद प्लूरलिज्म में पाई जाती हैं कि कोई एक समूह नहीं है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, बल्कि बहुत सारे समूह हैं जो इकोनॉमिक क्षेत्र में अलग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में अलग हैं, सामाजिक क्षेत्र में अलग समूह है। तो इसका विकास संप्रभुता की एकलवादी धारणा के विरुद्ध लास्की, मैकाइवर, गियर्क, मेटलैंड, जेडी कोल आदि ने किया है। व्यवहारवादी व प्रकारवादी अनौपचारिक समूहों को महत्व देते हैं। समूह सिद्धांत का प्रणेता आर्थर बेंटले को माना जाता है। पुस्तक का क्या नाम है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिन्होंने राजनीति को ज्यादा तथ्यात्मक, वैज्ञानिक व अनुभविक रूप देना चाहा है। यह संस्थावाद, औपचारिक विधिवाद की खिलाफत करता है तथा संस्था की बजाय प्रक्रिया यानी प्रक्रियागत्यात्मकता यानी डायनेमिक्स पर बल देता है। यह सिद्धांत दो चीजों पर बल देता है, पहला समूह, दूसरा प्रतिक्रिया। पहला समूह, दूसरा प्रतिक्रिया। यहाँ समूह तात्पर्य है व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि गतिविधियों का समूह। समूह गतिविधियों के संग्रह का नाम है। समूह क्या है? यहाँ पर वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, वही है क्या? समूह। ये गतिविधियां हितों से प्रेरणा ग्रहण करती हैं। राजनीति विभिन्न समूहों की आपसी अंतःक्रियाओं का ही समुच्चय है। समूह सिद्धांत के अनुसार समाज ना तो विशिष्ट संस्थाओं से बनता है और ना ही मूल्यों से, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं से बनता है। विधि निर्माण, राजनीति व प्रशासन, ये सब समूहों के आपसी संघर्ष का परिणाम है। राजनीति केवल इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट अंतर समूह संघर्ष है। राजनीति में समूहों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ट्रूमैन ने भी लिखा है कि सरकार का काम समूहों के आपसी संबंधों में व्यवस्था स्थापित करना व उसे बनाए रखना है। सरकार का काम क्या है? समूहों के आपसी संबंधों में व्यवस्था स्थापित करना, उसे बनाए रखना। ट्रूमैन का अत्यंत प्रसिद्ध कथन है, समाज समूहों की केवल एक कलाकृति है। इस सिद्धांत में समूह व हितों का पर्याय माना जाता है। बेंटले के अनुसार कोई समूह ऐसा नहीं होता जिसका कोई न कोई हित ना हो। हित समूह का पर्यायवाची है, यानी कि अगर कोई समूह बना है, समूह इज इक्वल टू इंटरेस्ट, यानी अगर कोई समूह बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल फिक्की बनाई गई, फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई, तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा? जो कैपिटलिस्ट हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना या उनके इंटरेस्ट को इनहेंस करना। तो कोई ना कोई अगर समूह है तो उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं हो सकता जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो। इस सिद्धांत का उद्देश्य व्यवस्था को बनाए रखना है। व्यवहारवाद, व्यवस्थावाद की तरह यह भी संतुलन, समन्वय, स्थिरता, संघर्ष, समाधान आदि पर बल देता है। इस सिद्धांत का विकास मुख्यतः अमेरिकन विचारकों ने किया है, अतः यह अमेरिका से संस्कृतिबद्ध अवधारणा है। इस सिद्धांत का निर्वाचन केवल खुले, समरूपी, उदार लोकतंत्र देशों में ही संभव है। समूह औपचारिक या अनौपचारिक दोनों होते हैं। समूहों से ही उनके सदस्य विचार, मनोभाव व विश्वासों का निर्माण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मनोभाव व क्रियाविधियों मनुष्य के अनुभाव व क्रियाविधियां समूहों पर अवलंबित होती हैं, वे स्वायत्त नहीं होती। तो कोई भी व्यक्ति जिस समूह से जुड़ा होता है, वो उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसके जो मनोभाव होते हैं, तो वो समूह पर टिके होते हैं। अगर आप फिक्की से जुड़े हुए हैं या तो फिर आप कोई कास्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो जो कास्ट एसोसिएशन के जो काइंड ऑफ उसकी जो गतिविधियां होंगी, उसके जो मनोभाव होंगे, उसी से आप बंधे होंगे, ना कि आपके कोई स्वायत्त विचार या व्यक्तित्व होगा। राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था में समूहों के मध्य संघर्ष चलता रहता है। एक दूसरे के विरोधी हितों के मध्य संघर्ष के बावजूद व्यवस्था टिकी रहती है। व्यवस्था या सरकार इसके मध्य रेफरी का कार्य करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एज अ रेफरी कार्य करती है। समूह सिद्धांत प्रतिपादकों ने 4 कारण बताए हैं जिनकी वजह से व्यवस्था अंतःक्रिया समूह इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद नहीं टूटती है, स्थायित्व और संतुलन बना रहता है। राजनीतिक व्यवस्था में इस शक्ति संतुलन के लिए समूह सिद्धांतकारों ने एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है, समूह के दबावों का संतुलन, यानी बैलेंस ऑफ ग्रुप प्रेशर।
समूह के दबावों को संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ ग्रुप प्रेशर। इस सिद्धांत के तहत शक्ति संतुलन व सामंजस्य के 4 कारण होते हैं। पहला, अज्ञात तरीके व अचेतन संतुलन प्रक्रिया। दूसरा है अव्यक्त समूह। तीसरा है असंगठित समूह। ये संतुलन बनाए रखने में अपनी नवीन हित समूह बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई कास्ट एसोसिएशन है, ठीक है, कास्ट एसोसिएशन। तो अब कोई जो कास्ट एसोसिएशन है, जो बड़ा कास्ट एसोसिएशन है, उससे निकलकर कोई अन्य छोटा कास्ट एसोसिएशन बन गया। जैसे शिवसेना एक पार्टी थी, अब बीजेपी को उसको संतुलित करना था, तो क्या किया, शिवसेना से निकाल के एक नई पार्टी बना दी गई, या जो शिवसेना है उसको ही तोड़ दिया गया। तो ऐसा ही है, ये संतुलन का काम फिर इससे हो जाएगा। नवीन हित समूह बन गए, नवीन लोग आ गए, तो क्या हुआ कि असंगठित समूह थे लेकिन फिर से नई चीजें आ गई। खेल के नियम, रूल्स ऑफ गेम। आर्थर बेंटले इन खेल के नियमों के लिए विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करता है। पुरानी आदत, हैबिट या ओल्ड हैबिट, या हैबिट बैकग्राउंड। खेल के नियम समूहों के आपसी संघर्ष के लिए कुछ ऐसी कसौटियों का निर्धारण करते हैं जो सभी को स्वीकार होती है। समूह प्रायः स्वायत्त व विनिश्चय निर्माण के तंत्र केंद्र होते हैं। समूह आत्मनिर्भर होते हैं तथा एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। गतिशील संतुलन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ट्रूमैन का मानना है कि एक ही व्यक्ति कई समूहों का सदस्य होता है, अतः कोई भी संघर्ष सीमा का अतिक्रमण नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि एक ही व्यक्ति कई समूहों का सदस्य होता है, जिससे कि कोई भी संघर्ष सीमा का अतिक्रमण नहीं कर पाता, कि कोई एक सीमा ब्रेक नहीं कर पाता, जो लिमिट है उसको ब्रेक नहीं कर पाता। समूह सिद्धांतवादी यह मानते हैं कि राजनीतिक शक्ति खंडित व व्यापक रूप से बिखरी हुई है। निर्णय सौदेबाजी व बातचीत की एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। निर्णय के समय बड़ी संख्या वाले समूहों के विचारों व हितों को ध्यान में रखा जाता है। समूह सिद्धांतकारों के अनुसार समाज न तो विशिष्ट संस्थाओं से बनता है, न ही सार मूलक मूल्यों से, बल्कि यह तो गतिशील प्रक्रियाओं यानी डायनेमिक प्रोसेस से बनता है। तो समूह के लिए जरूरी है कि डायनेमिज्म बना रहे। डायनेमिक प्रोसेस से ये बनता है। विधि निर्माण, राजनीति व प्रशासन, ये सब समूह के आपसी संघर्ष का परिणाम है। अब समूह सिद्धांत के विचारक तो पहला आर्थर बेंटले, ये यूएसए के थे। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, अ स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स, 1908 में उनकी पुस्तक आती है। बेंटले ने ही समूह राजनीति को समझने का आनुभविक उपकरण द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से दिया है, यानी ऑब्जर्वेशनल मेथड या एम्पिरिकल मेथड देते हैं ये। ट्रूमैन, ग्रोस, पेटसन आदि उसी के पथ पर चले हैं। इस दृष्टि से वह समूह सिद्धांत का सम्मानित अग्रदूत है, यानी फोर रनर है। कौन? आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले ने समूह की कल्पना मनुष्यों के या व्यक्तियों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि गतिविधियों के समूह के रूप में की है, यानी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है। ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, कोई भी समूह होगा, कोई कास्ट एसोसिएशन होगा, तो क्या करेगा बेसिकली लोगों, ठीक है, लोगों के समूह तो ठीक है, व्यक्तियों के समूह से उसकी तुलना नहीं करते हैं, बल्कि एक्टिविटी वो क्या करते हैं, इससे वो उसकी तुलना करते हैं। बेंटले ने जिस नई दिशा का संकेत दिया है और स्वयं चलकर मार्ग दिखाया है, उसका रिचर्ड डब्ल्यू टेलर, डेविड ट्रूमैन आदि ने अनुगमन किया है। समूह का मूल आधार समूह गतिविधि यानी ग्रुप एक्टिविटी है। वह समूह और समूह गतिविधि को लगभग पर्यायवाची शब्द मानकर प्रयोग करता है। इन गतिविधियों का कोई न कोई सामूहिक उद्देश्य या हित होता है, जिसे दूसरे समूहों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हित के बिना किसी समूह का निर्माण नहीं हो। तो वही बात है, अगर आपका हित ही नहीं है तो आप समूह ग्रुप क्यों ही बनाएंगे। उसी से व्यक्ति परस्पर बंधे रहते हैं और उस समूह को हित समूह या समूह हित कहा जाता है। सामाजिक प्रक्रिया में राजनैतिक व दूसरे समूहों के मध्य द्वंद्व अथवा प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। वह इनमें बल के तथ्य को स्वीकार करता है, किंतु बल को मूल्य भारित मानकर दबाव, प्रेशर शब्द का प्रयोग करता है। क्योंकि अगर बल का फोर्स का उपयोग करेंगे तो ये क्या है, एक वैल्यू लेडन शब्द है, यानी कि आप फिर इसमें बहुत सारे चीजें आप इसमें जोड़ सकते हैं। फोर्स माने कि आप फिर किसी को प्रेशराइज भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़। लेकिन अगर आप दबाव समूह बनाएंगे, प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, तो थोड़ा सा एक डिसेंट शब्द हो जाएगा, इसलिए इसका उपयोग किया गया है फोर्स की जगह। समूहों के दबावों का संतुलन ही समाज की वर्तमान स्थिति है। बेंटले सरकार या शासन को विविध अर्थों में प्रयोग करता है। व्यापक अर्थों में वह हितों का संतुलन है। हित समूह सरकार का सृजन करते हैं तथा उससे काम लेते हैं। सरकार समूहों के लिए कार्य करती है। इस प्रकार कोई समग्र समाज या सामान्य हित नहीं होता, लेकिन वह समूह गतिविधि के पीछे निहित स्वभावगत पृष्ठभूमि के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इन्हें खेल के नियम भी कहा जाता है। ये कभी विवाद का विषय नहीं होते। उनका सर्वोपरि उद्देश्य समाज विज्ञान के प्रणेताओं, भावनाओं, विचारों आदि पर आधारित विश्लेषण व चिंतन को बहिष्कृत कर देना था। इनके लिए उसने समूहों में व्यक्तियों की गतिविधि को अपनी विश्लेषण इकाई बनाया। उनकी दृष्टि से अनुभविक नहीं होने के कारण राजविज्ञान मृत हो चुका था। तो चूंकि एम्पिरिकल मेथड का उपयोग राजनीतिक विज्ञान में होना बंद हो गया था, इसलिए ये डेड सिचुएशन में चला गया था।
और ये समूहों की जगह उनकी जो एक्टिविटी है उस पर फोकस करता है। बहुलवादी व अनुभववादी बेंटले परंपरागत राजनीति का विरोधी है। बेंटले परंपरागत राजनीति को संस्थावादी व मूल्य भारित मानता है, यानी वैल्यू लीडन मानता है, वैल्यू बेस्ड मानता है। उसके अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान औपचारिक, स्थैतिक, बंजर व पिछड़ी हुई है। व्यवहारवाद राजनीति के इस विद्वान ने संस्थाओं की बजाय उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस व जो डायनेमिज्म है, तथ्यात्मकता है, उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। बेंटले के अनुसार राजनीति समूहों की अंतःक्रिया है। यहाँ समूहों का तात्पर्य व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि गतिविधियों का समूह। गतिविधियों, वही बात है, बार बार वही गतिविधि बोल रहा है और कुछ नहीं। ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। बेंटले का मानना है कि समाज समूहों के जालों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो समाज में केवल समूह ही समूह है और समाज इन समूहों के जालों के अलावा और कुछ नहीं। तो बेंटले क्या कहता है कि यदि समूहों का समस्त विवरण दे दिया जाए तो उसमें देश की राजनीति का समस्त विवरण आ जाता है। When the groups are adequately stated, everything is stated. There is no need to state further anything else. परिवार, कृषि संगठन, जातियां, नस्लें, राजनीतिक दल, राष्ट्र आदि सब समूह हैं। व्यक्ति स्वयं समूह की गतिविधियों और समूहों की परिस्थितियों की उपज होता है। बेंटले के अनुसार समूह सिद्धांत की विशेषताएं। तो पहला है राजनीतिक विभिन्न समूहों के बीच चल रहे संघर्ष व सहयोग का नाम है। कोई हित सार्वजनिक हित नहीं होता, सब समूहों के अलग अलग हित होते हैं। समूहों की सामाजिक गतिशीलता का प्रतिफल ही सामाजिक परिवर्तन है। राजनीतिक शास्त्र विचारगम्य नहीं बल्कि अनुभववादी तथ्यों पर आधारित है। और लास्ट में क्या बोलता है, समूह इज इक्वल टू क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेशर प्लस प्रक्रिया, प्रोसेस। बेंटले के बाद समूह सिद्धांत। तो समूह सिद्धांत बेंटले के बाद 30 से 40 वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहे। यही कारण है कि अनेक आधुनिक जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, समूह उपागम का जो प्रारंभ है वो डेविड ट्रूमैन के द गवर्नमेंटल प्रोसेस 1951 से करते हैं। तो इसकी जो डेविड ट्रूमैन की बुक का क्या नाम है, द गवर्नमेंटल प्रोसेस, और जो आर्थर बेंटले उसकी बुक का क्या नाम था, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1908 में जो आई थी, याद रखिएगा, से मानते हैं। किंतु ट्रूमैन ने स्वयं बेंटले को उसका मौलिक प्रतिपादक माना है। आजकल समूह उपागम का व्यवस्थापिकाओं, न्यायपालिकाओं, प्रशासनिक संगठनों, राजनीतिक दलों आदि की गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। बासबी के अनुसार ट्रूमैन का समूह उपागम अपनी विशेषता लिए हुए है। उसे इस समूह का सिद्धांत कहा जाने के बजाय राजनीति का समूह सिद्धांत कहा जाना चाहिए। ट्रूमैन का हित समूह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जो एक या अधिक सहभागी आवृत्तियों से निर्मित होते हैं। समूह की परिभाषा को सहभागित आवृत्तियों तक सीमित करके संकुचित बना दिया गया है। बेंटले की अवधारणा ट्रूमैन की परिभाषा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। लघु समूहों के अध्ययन में सिडनी बर्वा का विश्लेषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। समूहों की गतात्मकता के लिए कुर्ट लेविन ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। मानव संबंध आंदोलनों की दृष्टि से हाथॉर्न जो प्रयोग था, हाथॉर्न हम लोग ये कहाँ पढ़ते हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक है। और मेरी पार्केट फॉलर की गणवेशनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर डेविड ट्रूमैन को चलिए पढ़ ही लेते हैं अच्छे से। तो उससे क्या है, पुस्तक का क्या नाम है, द गवर्नमेंटल प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन, 1951 में पुस्तक आती है। ट्रूमैन ने आर्थर बेंटले के विचारों को आगे बढ़ाया। ट्रूमैन के अनुसार समाज समूहों की कलाकृति है। ट्रूमैन संस्था व समूह में भेद करता है। संस्था ऐसा समूह है जो मूर्त संबंधों के आधार पर बनती है। तो संस्था के लिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल कोई बैंकिंग संस्था है तो उसके लिए जरूरी है कि जो संबंध है वो मूर्त हो, यानी उनको हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। जबकि जो समूह है अमूर्त व मूर्त गतिविधियों का जाल होता है। प्रत्येक समूह मूलतः हित समूह। तो जो समूह है वो अमूर्त भी हो सकते हैं और मूर्त भी हो सकते हैं, या दोनों का ये जाल होते हैं, मूर्त और अमूर्त का। तो इसके मेंबर भी होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिनकी बातों को, और इनमें एक भावनात्मक लगाव होता है। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन अगर एक ग्रुप बना करप्शन के खिलाफ, तो हर व्यक्ति प्रगति मैदान में नहीं पहुंच गया, लेकिन लोग अपने आप से उसको जोड़ रहे थे। तो यही था अमूर्त। ट्रूमैन ने अपना अध्ययन अमेरिकन राजनीतिक प्रक्रिया पर ही ध्यान केंद्रित किया है। ट्रूमैन औपचारिक संगठन समूह अंतरक्रिया की केवल एक अवस्था है। तो ट्रूमैन क्या बोलते हैं कि औपचारिक जो संगठन समूह है ये अंतरक्रिया की केवल एक अवस्था है, ना तो समूह ना हित इन औपचारिक समूहों पर निर्भर होते हैं। ट्रूमैन ने बेंटले से उसका उपकरण लेकर समूह सिद्धांत को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उसका मूल उद्देश्य समूहगत राजनीति का विश्लेषण करना था।
उसने बेंटले की शब्दावली समूह हित गतिविधि संभाव समूह आज बार बार प्रकट किया है। फिर अर्ल लेथम, ये भी उसे के हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द ग्रुप बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। द ग्रुप बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स 1952 में आती है। लेथम ने बेंटले और ट्रूमैन की बजाय राज्य को समूहों से सर्वोच्च माना। अब राज्य जो सभी समूह हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, उसमें राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। लेथम की अधिकारिता यानी ऑफिशियलिटी की अवधारणा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार राज्य के तंत्र यानी विधायिका हो गई, कार्यपालिका, नौकरशाही, व्यवस्थापिका स्वयं अपने आप में समूह होते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो संसद हो गई, फिर नौकरशाही हो गई, न्यायपालिका, ये अपने आप में एक समूह है। हमने देखा है कि जो नौकरशाही का भी एक प्रेशर ग्रुप होता है। आप किसी भी आईएएस के खिलाफ कुछ करके देखिए, फिर देखिए किस प्रकार से प्रेशर बढ़ता है। यही बात है, इनमें अपने से एक हित समूह जुड़े हुए हैं। कानून या विधियां सफल गठबंधनों की विजय की घोषणा है। कानूनी विधियां क्या है कि जो गठबंधन सफल होता है उसके विजय की घोषणा है। ये शासन उन उद्घोषणाओं की क्रियान्विति का नाम है। शासन क्या करता है, उनकी गतिविधियों को या उनकी जो उद्घोषणाएं हुई, जो डिक्लेरेशन हुए, संसद के जो कानून है उनका पालन करता है या उनको लागू करवाता है। और सरकारी कार्मिक सेनाओं के समान है जो इनकी रक्षा करते हैं। रॉबर्ट डायल, ये भी उसे के हैं, पुस्तकें हैं। अ प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 में आती है। प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी पे हु गवर्न्स 1960 में आती है। और डिलेमा ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी 1982 में आती है। रॉबर्ट डायल व लिंडब्लॉम ने पॉलियार्की रूल बाय मेनी का प्रसिद्ध विचार दिया है। यह विचार परंपरागत अभिजनवाद की खिलाफत करता है। परंपरागत अभिजनवादी लोकतंत्र को केवल एक छलावा मानते हैं, जबकि जनता के बजाय अभिजन महत्वपूर्ण है, ऐसा वो मानते हैं कि केवल कुछ ही एलिट्स राज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीजेपी में देखा जाए तो अमित शाह, मोदी जी, आईएनसी में देखा जाए तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी। पॉलियार्की लोकतंत्र में नव बहुलवाद की समर्थक है, न्यू प्लूरलिज्म की समर्थक है। नव बहुलवाद व्यावसायिक समूहों की अन्य समूहों की बजाय बढ़ती मात्रा प्रभुत्व को, न्यू जो प्लूरलिज्म है वो व्यावसायिक समूहों के जो कमर्शियल ग्रुप्स होते हैं उनकी जो भूमिका है वो अन्य जो समूह है उनकी महत्ता प्रभुत्व से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। जेके गैल्बेथ ने द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 1967 में बुक आती है में कारपोरेट्स की बढ़ती शक्ति की आलोचना की। न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में समूह सिद्धांत के आधुनिक विश्लेषकों में पीटर लवड़े, रिचर्ड डब्ल्यू टेलर, सिडनी बर्बा, ला पालम्बरा, फिर एडवर्ड सेल्स आदि महत्वपूर्ण है। लघु समूहों के अध्ययन में सिडनी बर्बा का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। फिर जो संगठित समूहों में नौकरशाही का स्थान सर्वोपरि है, इसका विश्लेषण चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, मार्क फेयाल आदि ने किया है। बीओकी जूनियर ने भी दबाव समूहों का अध्ययन किया है। 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण अध्ययनों को रोलैंड यंग ने एनालिटिकल प्लूरलिज्म यानी विश्लेषणात्मक बहुलवाद कहा है। रोलैंड यंग ने व्यवस्थाओं यानी समूहों के प्रतिमान संधारण, लक्ष्य प्राप्ति, परिवर्तन आदि दृष्टिकोण से इस उपागम का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। यह प्रतिमान संधारण की ओर बहुत कम ध्यान देता है। समूह सिद्धांत की आलोचना तो अभिजनवादी व मार्क्सवादी इसके आलोचक हैं। यह अमेरिकन समाज से संबंधित अवधारणा है, तो इसको अन्य जगहों पर लागू करना कठिन होता है, ये बात भी है। ये केवल उसी को बेस्ड करके अवधारणा बनाई गई है, तो थोड़ा सा इसमें काइंड ऑफ एक यूरो सेंट्रिसिज्म या अमेरिकन सेंट्रिसिज्म तो है ही। ये समूह या हित को पर्याय मानते हैं पर कहीं भी उसको परिभाषित नहीं करते। तो ये समूह और हित क्या होते हैं, इनको पर्यायवाची तो मानते हैं लेकिन परिभाषित नहीं करते हैं इनको। इनकी शब्दावलियां अस्पष्ट हैं। इनका प्रसिद्ध शब्द है एक्सेस, अधिगम्यता। इसका तात्पर्य है प्रवेश या पहुंच, यानी निर्णय निर्माताओं तक पहुंच। पर समूह सरकार तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, यह नहीं बताते हैं। तो ठीक है, आपने जो महत्वपूर्ण शब्दावली दी क्या है, एक्सेस यानी उसकी पहुंच। तो नीति निर्माताओं तक, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका पहुंच। पर जो समूह है वो ग्रुप्स कैसे सरकार तक पहुंचते हैं, वो निर्णय को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको कहीं ज्यादा बताया नहीं गया है या इसका विश्लेषण नहीं किया गया। इसलिए दोस्तों यहाँ से हमारा ये समूह सिद्धांत समाप्त होता है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मेंबरशिप का, तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं चैनल को ग्रो करने में तो वो भी आप कर सकते हैं। एक बाई थैंक का भी ऑप्शन है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।